मिड 2024 तक क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा था। हर एक कैटेगरी में ये टॉप परफॉर्मर के तौर पर अपने आप को इन्होंने साबित किया हुआ था। वहीं पर आज की डेट की बात करें, मिड 2024 के बाद से क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी के सारे प्रोडक्ट्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी बुरा निकल करके सामने आ रहा है। खास करके पिछले 2 क्वार्टर से अगर आप देखें तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा निगेटिव तौर पर इम्पैक्ट हुआ है। 2024 में ऐसे 10 म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि वर्स्ट परफॉर्मेंस दिए हुए हैं। अगर आप 1 जनवरी 2024 को अपना एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट करते और दिसंबर 2024 यानी 12 महीने कंप्लीट होने के बाद से टोटल आपको कितना रिटर्न मिलता, साथ ही साथ टोटल जो आपका इन्वेस्टेड वैल्यू होता है 10,000 गुणे 12 यानी 1,20,000, वो वैल्यू कितना हो जाता है इन वर्स्ट परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड्स में, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। और इससे क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी पर एक बहुत बड़ा सवाल लगने जा रहा है। इसके साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि अगर एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आपका क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी के साथ इन्वेस्टमेंट है तो क्या आपके इन्वेस्टमेंट को जारी रखना चाहिए या फिर इससे निकल जाना चाहिए। ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब जो कि क्वांट एएमसी से रिलेटेड आपके मन में उठ रहे होंगे, उन सबका जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहां पर देख सकते हैं आप 1 जनवरी 2024 को एसआईपी स्टार्ट किया गया 10,000 पर मंथ का, और दिसंबर के 23 तारीख तक का ये डेटा है। ठीक है, दिसंबर के 23 तारीख का 2024 के। ठीक है, अब पहला फंड जिसने सबसे बेकार परफॉर्मेंस दिया है म्यूचुअल फंड में, जितनी भी कैटेगरी है, जितने भी एएमसी के इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, उन सब में सबसे बुरा जो परफॉर्मेंस दिया है वो क्वांट का पीएसयू फंड दिया है, जिसने एनुअलाइज्ड जो रिटर्न दिया है वो माइनस में 20% का दिया है। समझ सकते हैं आप, जहां हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ये सोचते हुए कि हमें कम से कम 12% 15% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा, वहीं पर 2024 में इसने माइनस में 20.28 का रिटर्न दिया हुआ है। मतलब कि 1,20,000 का जो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू होता वो घट करके 90,763 रुपया रह गया था इस फंड में। अगला फंड जिनका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बुरा है वो क्वांट का ही प्रोडक्ट है, क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। मतलब कि जिसने भी इसमें पैसे इन्वेस्ट किए होंगे वो, चूंकि ईएलएस फंड है तो यहाँ से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का आपका 3 साल कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो इंस्टॉलमेंट आपका बाहर नहीं निकल सकता। और इसने भी परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस दिया है। लगभग 12% निगेटिव XIRR रिटर्न इन्होंने जनरेट किया हुआ है, और 1,20,000 के वैल्यू को ये घटा करके 1,12,000 के आसपास छोड़ देते। तीसरे फंड की बात करें तो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, जिनका रिटर्न निगेटिव में लगभग 11.25% का है। निगेटिव में रिटर्न यानी 1,20,000 के पैसे को ये 1,12,000 13,000 के आसपास छोड़ देते। चौथा जो फंड है वो भी क्वांट का है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वांट कंजम्पशन फंड, जिसने निगेटिव में लगभग 9.5% का रिटर्न दिया निगेटिव में, जो कि 1,20,000 के वैल्यू को 1,04,000 के आसपास छोड़ देता। अगला जो फंड है 5वें नंबर पर वर्स्ट परफॉर्मेंस के मामले में, वो भी क्वांट का ही प्रोडक्ट है, क्वांट मेंटल फंड, जिसका निगेटिव में रिटर्न लगभग 9.5% है, और ये 1,20,000 के वैल्यू को 1,13,14,000 के आसपास छोड़ देता। वहीं पर अगले फंड की बात करें तो ये भी क्वांट एएमसी से आता है, क्वांट फ्लेक्सी कैप, जिसने रिटर्न 2024 में निगेटिव में दिया है लगभग 8.5% का, और 1,20,000 के वैल्यू को ये 1,14,731 रुपया इन्होंने बनाया हुआ है 2024 में। वहीं पर बात करें अगले फंड की तो ये भी क्वांट एएमसी का है, क्वांट BFSI फंड, जिनका निगेटिव में रिटर्न 8.5% का है, और 1,20,000 के फंड को इन्होंने 1,15,000 बना करके छोड़ दिया है। अगले फंड की बात करें तो क्वांट का एक्टिव फंड है, जिसने निगेटिव में 7.5% का रिटर्न जनरेट किया है, और वहीं पर 1,20,000 के वैल्यू को इन्होंने 1,15,000 के आसपास बनाया है। अगले फंड की बात करें तो क्वांट फोकस्ड फंड, जिन्होंने निगेटिव में लगभग 6.5% का रिटर्न जनरेट किया है, और 1,20,000 के वैल्यू को इन्होंने घटा करके 1,15,000 के आसपास छोड़ दिया है। अगले फंड की बात करें तो क्वांट का मिड कैप फंड, जिसने निगेटिव में 5.5% का रिटर्न जनरेट किया है, और 1,20,000 के वैल्यू को इन्होंने 1,16,000 के आसपास बना करके छोड़ दिया है। तो टोटल वर्स्ट परफॉर्मेंस के मामले में 10 म्यूचुअल फंड को आप देख पा रहे होंगे, और इन 10 में से अगर आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड को अगर हम लोग निकाल दें, बाकी के जितने भी फंड आप देख पा रहे होंगे वो सभी क्वांट एएमसी के फंड हैं।
तो इन सब के बाद से एक रिटेल इन्वेस्टर के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि सबसे बुरा परफॉर्म करने वाले 10 फंड में से 9 फंड तो अकेले क्वांट के ही हैं। तो क्या ये क्वांट एएमसी के परफॉर्मेंस को देखते हुए अब हमें इसमें बना रहना चाहिए? यहां पर देखिए, यहां पर क्वांट एएमसी के जो भी देखिए, नो डाउट क्वांट एएमसी के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने जो सर्च एंड सीजर ऑपरेशन चला था उसमें कुछ फ्रॉड किया या फिर नहीं किया, लेकिन नवंबर 2024 से जब इनमें अलग अलग फंड मैनेजर की हायरिंग हुई उसके बाद से इन्होंने कहा कि हम पूरा जो हमारे पास कैश में था वो सब कुछ हम इन्वेस्ट करेंगे और पूरी तरीके से एक तरीके से जैसा पहले हम इन्वेस्ट करते थे वैसा हम यहाँ पर रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बावजूद इसके दिसंबर लास्ट में हम लोग हैं और अभी तक इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नहीं सुधरा हुआ है। अगर आप देखेंगे जब से स्मॉल कैप कैटेगरी में, मिड कैप कैटेगरी में जब मार्केट करेक्शन हुआ था, थोड़ा थोड़ा अलग अलग एएमसी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो थोड़ा थोड़ा करके रिकवर कर रहे हैं, लेकिन क्वांट के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो बहुत अच्छा रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित तौर पर क्वांट एएमसी के साथ प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या अभी निकल जाना चाहिए? नहीं। अभी क्वांट एएमसी के साथ अगर आप देखें तो 2 क्वार्टर से ही इनका परफॉर्मेंस बुरा हुआ है। अगर आप क्वांट में इन्वेस्टमेंट किए होंगे और प्रॉपर एजुकेशन के साथ, अवेयरनेस के साथ इन्वेस्टमेंट किए होंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप केवल रिटर्न देख करके आए होंगे, यही मेन प्रॉब्लम होता है। म्यूचुअल फंड में हम लोग उस फंड को पकड़ लेते हैं जो कि पिछले 1 साल से हाईएस्ट रिटर्न बना करके दे रहा होगा। अगर 1 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा जनवरी 2024 में, तो नो डाउट क्वांट के जितने भी प्रोडक्ट थे वो अपने कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर थे। और इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा टॉप परफॉर्मर को मत चुनिए, कंसिस्टेंट परफॉर्मर को चुनिए। केवल रिटर्न नहीं देखना है, डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देखना है, साथ ही साथ उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपकी स्ट्रेटजी से मैच करता है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें फोकस करनी होती है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को लेकर के मेंटली प्रिपेयर थे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन आप केवल रिटर्न देख करके आए थे तो नो डाउट आप इस समय इनकी जो सिचुएशन है उसको देख करके अपने पोर्टफोलियो को रेड में देख करके आप घबरा जरूर रहे होंगे। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो नो डाउट आपको निकल जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपके सामने कुछ डेटा रखूं, क्वांट पीएसयू फंड, ये इन्वेस्टमेंट अगर स्ट्रेटजी इनका देखेंगे, यहाँ पर क्वांट एएमसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इस स्कीम्स के साथ प्रॉब्लम है। जैसे देखिए आदित्य बिरला का भी ये पीएसयू फंड है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होती है, जो सरकारी कंपनी जो होती हैं उसमें केवल ये पैसा डाला जाएगा। तो अब ये देखिए ये सेक्टोरल फंड हो गया, सेक्टोरल फंड हो गया। तो इस वजह से सेक्टोरल फंड से हमें बचना चाहिए। एक बार अगर आप इस फंड में फंस गए तो कई साल तक ये रिटर्न ही नहीं जनरेट करते हैं। तो ये तो एएमसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये इस सेक्टोरल फंड के साथ प्रॉब्लम है। तो अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो नो डाउट आपको इससे निकल जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले कई साल तक ये रिटर्न देगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद से अगर ईएलएसएस फंड की बात करें तो देखिए आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो 3 साल तक तो आप पैसा निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपकी मजबूरी हो गई, लेकिन आपके हाथ में है कि अगर आपकी एसआईपी जा रही है तो उस एसआईपी को आप कैंसिल कर सकते हैं, और जो पैसा आपका इसमें इन्वेस्ट हुआ होगा उसको आप एटलीस्ट 3 साल तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। अगले फंड की बात करें, पीएसयू फंड आदित्य बिरला का, देखिए किसी भी सेक्टोरल फंड से हमें बच करके रहना चाहिए। अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आपको निकल जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से क्वांट कंजम्पशन फंड, तो ये भी एक तरीके से सेक्टर बेस ही इन्वेस्टमेंट है। जो कंजम्पशन से एसोसिएटेड कंपनीज होंगी केवल उसी में आपका पैसा जाएगा, तो ये भी सेक्टोरल फंड है। अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आपको निकल जाना चाहिए। इसके बाद से क्वांट मेंटल फंड, ये भी बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस नहीं है, इससे भी आपको निकल जाना चाहिए। क्वांट फ्लेक्सी कैप, देखिए ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है, ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है, इसमें लार्ज कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा और अलग अलग साथ ही साथ स्मॉल कैप भी होगा और अलग अलग सेक्टर से एसोसिएटेड इसमें आपके इन्वेस्टमेंट होंगे। तो डाइवर्सिफाइड फंड में आज इनका परफॉर्मेंस बुरा है, लेकिन कल को इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसमें बने रह सकते हैं। देखिए क्वांट एएमसी में आप इन्वेस्टमेंट किए थे रिटर्न को देख करके, जब आज इनका दांव नहीं चल रहा है, लेकिन कल को अगर इनका दांव फिर से चलने लगे तो हो सकता है एक ही साल में जो आपका निगेटिव में दिख रहा है वो पॉजिटिव में आपको 50% का रिटर्न दे दे। तो अगर आपने ये पुराने रंग में आ गए तो इतना रिटर्न बनाने की कैपेबिलिटी होती है, और इस तरीके से हर एक एएमसी के साथ इस तरीके का फेज देखने को मिलता है। आज से 4 साल 5 साल पहले जो एएमसी टॉप पर हुआ करती थी आज वो टॉप पर नहीं है। आज आप स्मॉल कैप कैटेगरी में बंधन को देख रहे हैं, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में इस बात की गारंटी है कि वो टॉप पर बने रहेंगे? नहीं रहेंगे। यहाँ पर टोटली डिपेंड करता है कि कोई फंड मैनेजर किसी स्टॉक पर अगर दाव लगा रहा है, अगर वो स्टॉक चल गया तब तो ठीक है रिटर्न बना करके दे देगा, और नहीं चला तो नो डाउट आपका रिटर्न निगेटिव तौर पर प्रभावित होता है। तो ये सभी एएमसी के साथ फेज आती है। तो अगर आपका डाइवर्सिफाइड फंड है तो कुछ समय और आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी क्वांट का परफॉर्मेंस बुरा होते हुए केवल 6 महीने ही हुए हैं, केवल 2 क्वार्टर ही अभी ऐसा हुआ है। तो अभी कम से कम
आपको एक साल एटलीस्ट यहाँ पर रुकना चाहिए। अगर एक साल और रुकने के बाद अगर इनका परफॉर्मेंस नहीं सुधर रहा है, नो डाउट आप पूरा पैसा यहाँ से निकाल करके किसी दूसरे अच्छे डाइवर्सिफाइड फंड में जा सकते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से आपको कम से कम एक साल का समय और देना चाहिए। इसके बाद से देखिए क्वांट BFSI फंड, यहाँ से भी आपको निकल जाना चाहिए। ये आप कंसीडर कर सकते हैं, इसमें आप बने रह सकते हैं। क्वांट एक्टिव फंड, ठीक है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, अच्छा डाइवर्सिफाइड फंड है। क्वांट फोकस्ड फंड, देखिए फोकस्ड स्ट्रेटजी क्या होती है, आपका जो पैसा होता है वो काफ़ी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो में डाला जाता है, मतलब कि इसमें जो स्टॉक्स होंगे वो 20 से 25 ही स्टॉक्स होते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क रहता है, मतलब कि 20-25 स्टॉक अगर आपके चल गए तो आपको तो अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, और अगर नहीं चले तो आपका निगेटिव तौर पर रिटर्न प्रभावित हो जाता है। वैसे अगर आप मान लीजिए कि आपके स्टॉक्स पोर्टफोलियो में अगर 50-60 स्टॉक्स होते, तो अगर 50 में से 10 भी चल रहा है और अच्छा रिटर्न दे दिया तो हमें एक एवरेज रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में 20 ही स्टॉक रखे और 20 के में से 10 नहीं चला तो और ज़्यादा निगेटिव तौर पर प्रभावित होता है। तो देखिए कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो से हमें पॉजिटिव में भी कई बार देखने को मिलता है और कई बार निगेटिव में भी देखने को मिलता है। तो फोकस्ड फंड से आपको बच करके रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो इससे आपको निकल जाना चाहिए। क्वांट मिड कैप की बात करें तो मिनिमम 65% मिड कैप में जाएगा, बाकी का 35% फंड मैनेजर के ऊपर होता है, वो लार्ज कैप या फिर मिड कैप में डाल सकते हैं और स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं। तो ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है और ये इनमें कैपेबिलिटी है कि ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना करके दे सकते हैं। तो आप इसको चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, एक साल तक आप इसको होल्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल किन फंड से आपको निकल जाना चाहिए, जहां पर मैं क्रॉस लगा रहा हूं वो सारे फंड से आपको निकल जाना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई गई है, कोई भी रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है। इन टॉप वर्स्ट 10 परफॉर्म करने वाले में से 3 ही ऐसे फंड हैं जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी फंड से आपको निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो क्वांट AMC को लेकर के नो डाउट प्रॉब्लम तो है, और साथ ही साथ यहाँ पर सेबी की भी जिम्मेदारी थी कि एटलीस्ट आप अपना रिजल्ट तो दीजिए, सर्च एंड सीजर ऑपरेशन जो आपने किया था उसका क्या आउटकम निकला, क्या क्वांट के साथ कोई एक्चुअली में प्रॉब्लम है। तो सेबी को भी थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि और क्वांट को भी थोड़ा सा सेबी को लेकर के प्रेशराइज करना चाहिए कि एटलीस्ट आप पब्लिक डोमेन में आकर के बताइए तो सही कि क्या आउटकम निकला या क्या नहीं निकला, क्योंकि इससे क्वांट की छवि भी खराब हो रही है। एक तो उनका निगेटिव रिटर्न का दौर चल रहा है, ऊपर से सेबी के द्वारा जो सर्च और सीजर ऑपरेशन चलाया गया उसका क्या आउटकम निकला वो किसी को पता ही नहीं है पब्लिक डोमेन में, तो सवाल चिन्ह तो है। तो क्वांट AMC को भी पब्लिक डोमेन में केवल मेल भेज करके या फिर मैसेज के माध्यम से इन्वेस्टर्स का वो एक तरीके से विश्वास नहीं जीत सकते जब तक कि सेबी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है उनके द्वारा कोई पब्लिक डोमेन में सूचना ना दे दी जाए। तो क्वांट AMC को यहाँ पर ये चाहिए कि सेबी पर भी प्रेशराइज करे या फिर कैसे भी करके कि आप पब्लिक डोमेन में बताइए क्या आउटकम निकला, और अगर कुछ प्रॉब्लम है और जानबूझ करके क्वांट इसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहती है तो हो सकता है कि वो सेबी पर प्रेशर ना डाले। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो डाइवर्सिफाइड फंड है और लॉन्ग टर्म में कैपेबिलिटी है इनमें इस प्रकार के अच्छे रिटर्न जनरेट करने के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि ये प्रॉब्लम सभी AMCs के साथ आती है कभी ना कभी। तो इसलिए अगर आप किसी एक ऐसे प्रोडक्ट में जा रहे हैं जो कि केवल 1 साल 2 साल 3 साल में अच्छा रिटर्न दिया इस वजह से आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके सारे फैक्टर्स को आप ध्यान दीजिए। डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसा है, मार्केट जब करेक्ट करती है तब ये कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि क्वांट AMC अगर आप देखेंगे तो पहले ये स्कॉट नाम से हुआ करता था, इन्होंने जब हायर किया उसके बाद से इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन कोरोना के बाद से इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। कोरोना के बाद से अगर आप देखेंगे तो एक तरफा रैली, मार्केट लगातार ऊपर ही जा रही थी, तो इन समय इनका दांव चल रहा था, क्योंकि जब मार्केट में रैली होती है तो किसी भी स्टॉक को आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको रिटर्न बना करके दे ही देगा, लेकिन एक्चुअल एग्जामिनेशन इनका तब शुरू होता है जब मार्केट में करेक्शन आती है, और इस समय इनका परफॉर्मेंस बुरा है। तो नो डाउट लोगों के मन में और रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में सवाल उठना तो लाजमी है, और वो चीज़ें लेकर के रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा भी धीरे धीरे करके यहाँ से AMC से निकाल रहे हैं। तो क्वांट AMC को भी थोड़ा सा कंसर्न होना पड़ेगा, जो सेबी है उससे भी पब्लिक डोमेन में आप एटलीस्ट आउटकम क्या निकला उसको लेकर के पब्लिक डोमेन में सूचना आ जाए, और साथ ही साथ एक तरीके से अपने आप को इनको प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल तक आपने मार्केट रैली में अच्छा रिटर्न बना करके दिया, लेकिन जब मेन एग्जामिनेशन अब आपका होना है तब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो नो डाउट अभी इनको केवल 6 महीने का समय हुआ है, तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको कम से कम 1 साल और देखना चाहिए कि इनका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, ठीक है। अगर 1 साल में भी इनका परफॉर्मेंस नहीं सुधर रहा है तब आप निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी केवल 2 ही क्वार्टर में परफॉर्मेंस बिगड़ने से आप बार बार AMC को चेंज करेंगे या फिर अपने म्यूचुअल फंड को चेंज करेंगे तो वहाँ पर बहुत, क्योंकि आज आपका इन्वेस्टमेंट अगर अमाउंट 50,000 1 लाख तक का होगा तो आप निकलने की सोच रहे होंगे, लेकिन किसी का अगर बहुत बड़ा अमाउंट होगा, किसी का 50 लाख होगा, किसी का
70 लाख होगा, तो वहाँ पर तो एक बड़ा अमाउंट आप टैक्स के तौर पर पे कर देंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी होती हैं, और इस तरीके से अचानक से पूरा पैसा ना निकालें, बल्कि इस तरीके से निकालें टैक्स हार्वेस्टिंग के तहत कि आपको टैक्स लायबिलिटी भी मिनिमम बने या फिर जीरो बने। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आपको आपका डिसीजन लेना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।